नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कौर में जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हमारे घटना चक्र जीएस पॉइंटर जो 2022-23 की बुक है, वो पूरी बुक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी स्पेशल का पूरा कंप्लीट पार्ट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो घटना चक्र जीएस पॉइंटर में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस जो पूछे गए प्रश्न हैं आईएएस पीसी से अदर ऐसे एग्जाम्स में वही सारे हैं, यानी जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है हर एक सब्जेक्ट की, उसी का पूरा वो क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। तो इसी सीरीज में अब आज हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और हिस्ट्री को फिनिश करने के बाद जितने भी घटना चक्र के जो भी पोर्शन है आफ्टर हिस्ट्री हम लोग ज्योग्राफी फिनिश करेंगे। देन आपका जो अर्थशास्त्र है उसको फिनिश करेंगे। फिर इस तरीके से जितने भी उसमें टॉपिक दिए गए हैं, जो 7-8 सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट हम लोग फिनिश करेंगे। बस आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफूट एक थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट कौन थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। यानी कि जो रॉबर्ट ब्रूसफूट थे, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। तो भारतीय प्राग इतिहास का जो पिता है, ये रॉबर्ट ब्रूसफूट को कहा जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का जो पिता है, ये रॉबर्ट ब्रूसफूट को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कोपेनहेगन संग्रहालय में की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय जो विभाजन है, ये किसने किया है? यानी जो कोपेनहेगन संग्रहालय है उसकी जो सामग्री है, उसमें पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगीय विभाजन है वो किसने किया है? तो ये थॉमसन ने किया है। नेक्स्ट है आपका, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर सही हो जाएगा मध्य पाषाण काल। आगे है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिलते हैं वह स्थान है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट है आपका, चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो महदहा और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित जो आभूषण हैं वो भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय और महदहा से। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। यानी जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं, और खाद्यान्नों की कृषि के जो साक्ष्य हैं वो नवपाषाण काल से मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपका मानव का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मनुष्य द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? जौ। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करते हैं तो जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें इन सभी में से अगर हम मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण की बात करते हैं तो ये बागौर से मिले हैं। नेक्स्ट है आपका, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चाल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो चाल्कोलिथिक युग जो है ये ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। आगे है, आम्री, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पर आपके नाम दिए गए हैं, बताना है आपको कि आम्री, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वह है आपका मेहरगढ़। नेक्स्ट है आपका, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से और उसके पश्चात मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, नौदा टोली का उत्खनन करवाया था।
तो जो नौदा टोली का उत्खनन है ये एच.डी. संकालिया के द्वारा करवाया गया था। नौदा टोली का जो उत्खनन है ये एच.डी. संकालिया के द्वारा करवाया गया था। नौदा टोली अवस्थित है, तो नौदा टोली कहाँ पर अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है वो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो बृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है वो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट है आपका राख का टीला बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। नेक्स्ट है आपका भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्राप्त हुए हैं ये भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थान जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से जो स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वह है भीमबेटका। नेक्स्ट है आपका भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। तो ये कहाँ पर अवस्थित हैं, तो ये आपका अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा का नाम है। तो भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका को देखा, गुफा को देखा और उसके प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के महत्व को समझा, तो वो थे वी.एस. वांककर। ठीक है, वी.एस. वांककर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैरिक मृदभांड पाट यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। गैरिक मृदभांड पाट ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये कैसे दफनाते थे, तो जो ताम्र पाषाण काल था उसमें महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाया करते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थान जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो ये है आपका बुर्जहोम। तो ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की में से वह स्थान जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है वह है बुर्जहोम। नेक्स्ट आगे देखते हैं बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, ठीक है, में से गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से जो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। नेक्स्ट है आपका चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। तो चंद्रकेतुगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। नेक्स्ट है गणेश्वर प्रसिद्ध है। तो जो गणेश्वर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर जो है ये ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो वह है लिखहिया। नेक्स्ट है आपका नूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया था, यह अवधारणा दिए थे। तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये अवधारणा दी गई थी जी.आर. शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, जी.आर. शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यरत है। तो ये संस्कृति मंत्रालय है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय है। तो ये संस्कृति मंत्रालय कार्यालय है। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अब आ जाते हैं हम सैंधव सभ्यता और इससे संबंधित क्वेश्चंस पे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है, तो वो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, इसलिए मानव समाज विलक्षण है। नेक्स्ट है हड़प्पा संबद्ध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब ऐसा युग जिसमें हमें साक्ष्य तो लिखित मिले हैं बट उन साक्ष्य को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता
जो थी वो गैर आर्य थी, क्योंकि वहाँ नगरीय सभ्यता थी। जो आर्य सभ्यता थी वह एक तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी, यानी वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के पूर्व से रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। तो सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारण है वह है मृद भांड। जो वहाँ पाए गए मृद भांड हैं उनके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों से पहले की सभ्यता है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो किन किन कारणों से जो है सिंधु सभ्यता वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। तो इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, यानी इसका जो है नगरीय सभ्यता थी एक तरीके से। दूसरा, इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये इन कारणों से जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। तो EJ H मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। तो देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये उत्पत्ति इसकी किस तरीके से हुई। तो EJ H मैके जो है इनके अनुसार ये है कि जो सुमेरियन सभ्यता है वहाँ से जब लोगों का पलायन हुआ तो वही हड़प्पा सभ्यता के रूप में डेवलप हुआ। नेक्स्ट है, मार्टिमन व्हीलर जो हैं इनके द्वारा जो कहा गया है वो बताया गया है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रोशन, यानी जो है जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उसका जो विकास है वो पश्चिमी एशिया से आए हुए लोगों के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, अमलानंद घोष जो कि हमारे भारतीय जो है पुरातत्वविद है, इनके द्वारा कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले जो सभ्यता थी उसकी जो परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता का उद्भव या विकास हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था, ध्यान रखना है। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो ये पूर्व आर्य सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, यानी मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ये पूर्व आर्य सभ्यता पी आर्यन सभ्यता से ही माना जाता है। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है। तो बाघ, गाय, हाथी, गैंडा इन सभी का तो यहाँ पर निरूपण हुआ है, लेकिन गाय का निरूपण नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा तथा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो जो देसलपुर है, सोहगौरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर हड़प्पा स्थल हैं। नेक्स्ट आता है सुमेलन करना है। तो प्राचीन स्थल और पुरातात्वीय खोज। तो लोथल जो है यहाँ से गोदीवाड़ा की खोज की गई है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। नेक्स्ट आपका बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की कलाकृति बनी है। तो पक्की मिट्टी की बनी हुई एक हल्की कलाकृति मिली है बनावली से। और हड़प्पा से सावधान मिला है R37 जिसका नाम रखा गया है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं सुमेलन पर। तो स्थल क्या है और उनसे संबंधित नदी। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है, कौन स्थल कहाँ पर पाया गया है। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बालू जो है ये हरियाणा में स्थित है। और पाडरी जो है ये गुजरात में स्थित है। आगे सही सुमेलन करना है। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी। कौसाम्बी NG मजूमदार ने की। लोथल SR राव। सुरकोटदा JP जोशी। और धौलावीरा JP जोशी एंड RS बिस्ट। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। तो जो सिंध में अवस्थित स्थल हैं वो कौन कौन, जो सिंध क्षेत्र है उसमें कौन कौन से स्थल अवस्थित हैं हड़प्पा संस्कृति के। तो ये हो जाता है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं अली मुराद।
नेक्स्ट है चनुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था। तो चनुदड़ों के जो उत्खनन का निर्देश किया गया था वो J.H. मैके के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो इसमें जो हड़प्पा है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है। तो रंगपुर जो है ये आपका सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मैंने बताया था हड़प्पाकालीन जो स्थल बनावली है वहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है या कहाँ पर है। तो जो दधेरी है ये आपका पंजाब में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो लोथल जो है ये गुजरात भारत में स्थित है। नेक्स्ट है वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित था। तो ये जो है हड़प्पी नगर लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। तो इसका जो पत्तन नगर था वो था लोथल। नेक्स्ट है कालीबंगा, रोपड़, पाटिलपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो पाटिलपुत्र यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है वह है राखीगढ़ी। नेक्स्ट है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है मैक्सिमम ये सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के आसपास बसी थी। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल। तो ये राखीगढ़ी है संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ये मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे, लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे और नागों एवं वृक्षों की भी पूजा करते थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसके जो प्रभारी थे वो थे सरजान मार्शल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाले में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, तथा दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की। नेक्स्ट आता है सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही कथन है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही कथन है। एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सारे सही कथन है। नेक्स्ट आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था तो वो थे ए कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है आपका R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा B.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ये B.A. स्मिथ जो थे ये इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है आपका सही कालानुक्रम है तो नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। नेक्स्ट आते हैं सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है। तो मानव के द्वारा उपयोग किया गया सर्वप्रथम धातु तांबा था। आगे बढ़ते हैं हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है। तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहे की प्राप्ति वहाँ से अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर कौन सा स्थल स्थित है, वो है बनावली। नेक्स्ट है आपका सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, सही बात है ये। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है। सही कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट है आपका वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बाघों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट आता है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है। तो डबल बरियल का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल एवं कालीबंगा से। नेक्स्ट है आपका हड़प्पन स्थल सलोनी के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है।
तो ये मानव समाधान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है। तो मांडी जो अवस्थित है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर मांडी है वो मांडा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो ये भारत में पहले सबसे पहले इसका किया गया आरंभ। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो वो जो पशु है वो है आपका घोड़ा, गाय और ऊंट। इनका जो है आपका हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर इनका अंकन नहीं मिलता है। देखें जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। तो इसमें अगर देखा जाए तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह देवता की कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी तो वो थे मिस्र की सभ्यता। माया, एज़्टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो ये हो जाएगा एज़्टेक, फिर माया, फिर मुइस्का एंड देन इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो ये थी सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, जिसने लेखन कला का सबसे पहले आविष्कार किया। नेक्स्ट आ जाते हैं वैदिक सभ्यता पर। तो वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो जीएस घटना चक्र जीएस पॉइंट पे दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो आर्य शब्द इंगित करता है। तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। वेद त्रयी किसे में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं? तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे प्रथम बार नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ऋग्वेद में। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है ये मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद जो है ये औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान कर्मकांड विधि से संबंधित है। और सामवेद संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद जो है ये स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं इसके अंतर्गत। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीत में स्तोत्र है। और अथर्व में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बात की गई है। नेक्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये आपका अथर्ववेद हो जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,552 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल ऋग्वेद में हैं। नेक्स्ट है आपका आ जाता है सुमेलित करना है। ऋग्वेद जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का वह पूर्णतया सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो ये आपका यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ये आपका हो जाता है सामवेद। जो सामवेद है उसका संकलन यजुर्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो वो हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लौह के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नेक्स्ट है ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो उल्लेख है वह श्वेतांबर उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है। तो आध्यात्म ज्ञान के लिए नचिकेता और यम का जो संवाद है ये कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये कैकेय के शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे ये कैकेय के शासक थे। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य का सही क्रम है। तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं यानी कि जो 4 वेद हैं वो बनाए गए। नेक्स्ट उनके ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, फिर आर्यक और फिर उपनिषद। नेक्स्ट आ जाता है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा आरंभिक वैदिक काल में वर्णित नदी थी सिंधु नदी। नेक्स्ट है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। तो अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को सूचक है वह है कुंभा और क्रुमो। नेक्स्ट है वैदिक नदियाँ उनके आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल,
परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी, सदानीरा का नाम है गंडक और शतुद्री का नाम है सतलज। नेक्स्ट है वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय है, तो 4 पुरुषार्थ हैं इसके अंतर्गत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट है आपका धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। तो ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का अर्थ है तो प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट है वैदिक देवताओं में उनको पुरोहित माना जाता था, तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो इसमें लोपामुद्रा जो है इन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्कों के लिए किया जाने लगा था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था, तो जो निष्क था वो गले का आभूषण हुआ करता था। प्राचीन का भारत में निशाका जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषणों को निशाका कहा जाता था। नेक्स्ट है 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाता है वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो वह है बोगज कोई अभिलेख, यानी बोगज कोई अभिलेख जो है वो ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है वह है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा, इसमें थोड़ा सा आपको मिस्टेक है तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो आर्य संस्कृति का जो धुर समझा जाता है वो समझा था कुरु पांचाल को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ध्यान रखना है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। जो गोत्र प्रथा है उसकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, तो बलि और कर्मकांडों पर मुख्यतः विश्वास करती थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, तो वो है सरस्वती नदी। इसको सबसे पवित्र नदी के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों के पंच जन कौन से थे? तो ये थे यदु, द्रुह, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। नेक्स्ट है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह कौन सा है? तो वह है जौ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रीही चावल के लिए प्रयोग किया गया है, मुदग मूंग के लिए, यौ जौ के लिए और इक्षु गन्ना के लिए। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक पढ़ नागरिक थे, तो पढ़ थे व्यापारी वर्ग के नागरिक। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ये थी वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा थी, तो ये मंत्रि परिषद थी। नेक्स्ट है आपका सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम था, तो जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसका नाम था सभा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक धर्म था, तो ये था धर्म कैसा था? तो ये धर्म था एकैक्यवादी एवं बहुदेववादी। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो ये इंद्रदेव को सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं, तो वो हैं आपके अग्नि के लिए। नेक्स्ट है ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो इंद्र को समझा जाता था। पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, तो वो थे इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में कथन सत्य है, तो वे झंझावात के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। नेक्स्ट है आपका 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल जुड़ा है, तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो ये किसने की थी? तो ये विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर
और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो ये किसके संकेतक हैं? ये संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी? तो 18 पुराण हैं हमारे। नेक्स्ट है आपका श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी, तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपका महाभारत मूलतः जानी जाती है तो जय संहिता के रूप में महाभारत को जाना जाता है। नेक्स्ट है सत सतसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध है, तो ये महाभारत उपनाम से प्रसिद्ध है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन ने जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह कौन सा सर्प था? तो वह था वासुकी। नेक्स्ट है आपका अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी, तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी धर्मशास्त्र के विषय में। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है, तो ये लिया गया उपनिषद यानी और कौन सी उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद से ये लिया गया है। नेक्स्ट है वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, तो इसका होता है श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट है सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, अश्वेता संबंधित है तो वो ईरान से संबंधित, अश्वेता कह रहे हैं अवेस्ता, ठीक है, अवेस्ता ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट वैदिक काल में अघन्या माना गया है, तो गाय को अघन्या माना गया है। वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी न मारने योग्य माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और मध्यकाल जमींदारी। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो वो गाय को सबसे ज़्यादा मूल्यवान समझा जाता था। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग में नहीं आता, तो कोष। संस्कारों की संख्या थी तो 16 संस्कार थे। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, तो ये उपाध्याय कहलाता था। तो ये था दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा पाषाण काल, वैदिक सभ्यता एंड सिंधु घाटी सभ्यता। आगे इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे और पूरा हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद हम जियोग्राफी डिस्कस करेंगे और ये जीएस पॉइंटर बुक का पूरा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।